क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रफलन समाकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके थ्रू हम अलग अलग टाइप ऑफ वक्र और जो कर्व हैं और लाइंस हैं उनके बीच का एरिया निकालना सीखेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक परवलय दे रखा है और एक लाइन दे रखा है। इन दोनों के जो बीच का एरिया कह सकते हैं, इन दोनों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका एरिया निकालना है हमें। इसके लिए देखिए, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लाइन की इक्वेशन में से 4y की वैल्यू देखो x+2 ये मिल जाती है और ये वैल्यू हमें परवलय वाली इक्वेशन में लगनी है। परवलय का इक्वेशन यहाँ पे देखिए इस तरह से है, x² = 4y को x+2 लिखना है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो x और 2 दोनों माइनस हो जाते हैं और इसका फैक्टराइज करके गुणनखंड करके हम इसका आंसर प्राप्त करेंगे कि x का मान क्या आएगा। तो इस तरह से हमें x के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे, जो कि x-2 और x+1 = 0 लेने से एक तो x की वैल्यू +2 प्राप्त होगी और एक होगी x की वैल्यू -1। तो +2 तो देखिए आप इस साइड है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस जगह पे x की वैल्यू +2 है और इस जगह पे हमारे x की वैल्यू -1 है। इसकी हेल्प से हम y भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसका एरिया निकाल लेते हैं। इसके लिए देखिए हमारी लिमिट हो जाएगी, जैसा लास्ट टॉपिक में देखा था लिमिट रिलेटेड निश्चित समाकलन में। तो यहाँ पे जो अभिष्ट क्षेत्रफल है, रिक्वायर्ड एरिया है, अभिष्ट क्षेत्रफल यानी रिक्वायर्ड एरिया, वो किस तरह से होगा। लिमिट हमारे -1 से लेके +2 तक है, तो वो देखिए -1 से +2 तक है y dx इसलिए लिया कि ये वैल्यू किसकी है, x की है। माइनस फिर से -1 से 2 तक y dx, ये किस तरह से हुआ देखिए। यहाँ पे डायग्राम में देखिए अब लाइन का जो ये ग्राफ है वो ऊपर है और कर्व का थोड़ा नीचे है। तो लाइन वाला जो है ग्राफ, इसके अंदर से लाइन की इक्वेशन से हम y फाइंड करके पहले रखेंगे इस y की जगह, यानी ये जो y है ये हमें रेखा से यानी लाइन से प्राप्त होगा और दूसरा y हमारे परवलय से प्राप्त होगा, पैराबोला से प्राप्त होगा। तो ये इस तरह से आएगा। आप देखिए -1 से लेकर 2 तक y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो किस तरह से होगी, x+2/4 dx -1 से लेकर 2 तक, और ये y हमें यहाँ से मिलेगा x²/4, ये परवलय से। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे डायरेक्ट करना है, ये /4 यहाँ पे हम बाहर ही रखते हैं। x का होता है x²/2 + 2x और -1 से लेकर 2 तक, ये भी 1/4 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर ही रखते हैं। x² का होता है x³/3। इस तरह से इंटीग्रेट होके हमारा ये टर्म मिला है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए इस तरह से होता है। तो अब हमारा सॉल्यूशन, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं दोनों x की जगह। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट पुट किया, 1/4 बाहर है। इसके बाद दोनों x की जगह वो लोअर लिमिट पुट करना है। इस तरह से सेकेंड पार्ट में भी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे। फिर हमारा कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए 2 का इसमें डिवाइड 2 टाइम चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, 1/2 -2 -1/4, यहाँ हो जाएगा 8/3। ये -1 का क्यूब भी माइनस होता है, -1/3। अब 1/4 ये हो जाएगा 6 माइनस, इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए -3/2 हो जाता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद 1/4 और यहाँ पे 8/3 + 1/3, इस तरह से हमें एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी बड़े इजी लेवल में।
और आसान तरीके से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से होता है, ये जो ऐसे हो जाएगा कि आफ्टर कैलकुलेशन एलसीएम वगैरह लेके हम ये टर्म प्राप्त कर लेते हैं 15/8 और ये इसमें देखिए 3 हो गया, 3/4 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम 8 हो गया, यहाँ 15 माइनस 4 का इसमें 8 में 2 टाइम 2 × 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो। और ये हमारे जो कैलकुलेशन है 9/8 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई एरिया आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन और भी है जिसमें आपको एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया निकालना है, उसको भी आप अभ्यास करें, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें। इसी की कड़ी में अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको 3 पॉइंट गिवन है और इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी AB की, BC की और फिर AC की। तो पहले देखिए AB का समीकरण ज्ञात करते हैं जिसके लिए आपको 2 बिंदु A और B का यूज़ करना है और 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपने पढ़ रखा है। y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 x - x1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास किस तरह से आती है। देखिए ये इस तरह से सॉल्व करते हैं, वो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद इस तरह से प्राप्त होती है। फिर हम निकालते हैं इक्वेशन BC की, तो इसके लिए आपको B और C पॉइंट को यूज़ करना है और BC की इक्वेशन किस तरह से होती है ये भी आप इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे बड़े इजी तरीके से। तो देखते हैं BC का इक्वेशन किस तरह से आता है। देखिए तो B और C के पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान के हम वैल्यू पुट करके ये BC की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं आराम से, बहुत इजी है। इसी प्रकार अब लास्ट पॉइंट बचा है हमारा A और C, जिसमें आप देखिए -1 1 है और C हमारे पास 3,2 है। तो AC की इक्वेशन किस तरह से होगी देखिए, बहुत ही आसान है, ये भी वैल्यू पुट करती आ जाएगी। तो AC की इक्वेशन x1 y1 A से और x2 y2 C से पुट करके हम ये प्राप्त कर लेते हैं 1/4 x + 1 इसको एलसीएम लेंगे तो x + 5/4 ये y की वैल्यू आ गई AC के लिए। अब हम तीनों इक्वेशन को यूज़ करके इसका एरिया कैसे निकालते हैं देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल टॉपिक है ये। तो अब हम तीनों इक्वेशन को AB की इक्वेशन को, BC की इक्वेशन को और AC की इक्वेशन को इस तरह से यूज़ करके एरिया निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल AB के लिए देखिए -1 से x की वैल्यू लेनी है, -1 से 0 तक लिमिट हो जाएगी, -1 से 0 तक y dx कहाँ से AB से, उसके बाद 0 से 3 तक, ये रहा 0 से 3 तक y dx कहाँ से, BC से लेंगे हम y की वैल्यू, और लास्ट में A से C तक जाना है तो देखो -1 से 3 तक, -1 से 3 तक है तो ये हमें नेगेटिव में लेना है क्योंकि ये चक्र जो है वो इस तरह से चलते हुए ये उल्टा आ जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो लोअर लिमिट A से लेने हैं, अपर लिमिट C से, ये वैल्यू नेगेटिव में रखनी है। अगर इसी क्रम में घूमते तो यहाँ हम पॉजिटिव करके कर सकते थे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी थोड़ा सा इसको देख लीजिए ज़रा, बहुत ही आसान है ये। इसकी कैलकुलेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट, दूसरी वाली भी लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे और ब्रैकेट में हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं दूसरी इक्वेशन का और फिर ये तीसरी इक्वेशन का, और उसके बाद हमारे को जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो आगे की कैलकुलेशन के लिए इन सब में अपर लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास इस तरह की स्थिति आएगी तीनों पार्ट में। और इसको जब हम आगे और कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिलेगा। देखिए -3 यहाँ हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2 का, एलसीएम हो गया यहाँ पे 2, -9 + 30 -1/4, यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए 2 + 30 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 2 1 - 10। तो इस तरह से कैलकुलेट होते होते हमारा जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा। देखिए तो पूरी कैलकुलेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और इस तरह से हमें परिणाम मिलेगा अंत में
6 माइनस 3 यानी -3 हो गया। और अब लास्ट का कैलकुलेशन हमारा 21 माइनस 6 15/2 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। ये कैलकुलेशन आप स्टेप टू स्टेप ध्यानपूर्वक करें और इस तरह का रिजल्ट प्राप्त करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं, एक तो जिसमें पॉइंट आपको गिवन है, इक्वेशन फाइंड करके फिर वैल्यू निकालते हैं। दूसरे में इक्वेशन गिवन है, उससे हम पॉइंट निकाल के फाइंड करते हैं। ऐसे एग्जाम्पल और क्वेश्चन की आप बारंबार प्रैक्टिस कीजिए। और अब हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक सर्किल वृत्त और एक लाइन के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम पहले परिच्छेदन बिंदु ज्ञात करते हैं। कोई भी 2 टाइप के वक्र हो, लाइन हो, परवलय हो, इस तरह की जो भी प्रश्न आए, सबसे पहला काम होता है उनका प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त करना। प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए देखिए y = x लिख लेते हैं, तो x², यहाँ पे भी x² हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा जहाँ पे ये दोनों वक्र कटेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट 8 हो जाएगा और 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2√2 होगा प्लस माइनस का। ये 2 जगह प्रतिच्छेद होगा, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हमें पूछा है कि x इस लाइन और इस वृत्त के बीच का एरिया जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, यानी सिर्फ इसका पार्ट पूछा है। इस तरह से हमने ये बिंदु प्राप्त किया है। ये बिंदु हमारे को x एक्सिस पर यहाँ पे इस जगह देखिए, ये बिंदु हमें x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई है 2√2। यहाँ हमारे को पता है कि ये मूल बिंदु होता है, यहाँ पे x की वैल्यू 0, 0 होती है। इस तरह से हम हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो फाइंड करेंगे। वो किस तरह से होगा देखिए, वो यहाँ पे 0 से 2 तक y dx, 0 से 2 तक y dx। यहाँ पे y डिफरेंट होगा। इसके लिए देखिए आप यहाँ पे प्लस का पॉइंट रहेगा और 0 से 2 तक नहीं, हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है जो कि 2√2 है। और उसके बाद 2√2 से हमारा जो नया नेक्स्ट बिंदु होगा जो यहाँ पे है, वो हमें इस तरह से मिलेगा कि इसको 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट आउट करें कि जो त्रिज्या होगी इसकी वृत्त की वो 4 होगी। ये पॉइंट 4,0 है, ये इस तरह से। तो 2√2 से 4 तक हमारा नेक्स्ट जो लिमिट का टारगेट है, अगली लिमिट इस तरह से होगी। और प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये पहले हमारा एरिया इस लाइन के थ्रू निकलेगा, उसके बाद वाला एरिया वृत्त के थ्रू निकलेगा। यानी यहाँ पे हमें y लाइन से लेना है और ये हमारा सर्किल है, वृत्त है। फिर देखते हैं हमारा किस तरह से आगे आंसर आता है। तो लाइन से और वृत्त से हमें y इस तरह से मिलेगा। लाइन में y = x है, y की जगह x पुट कर लिया। वृत्त में देखिए यहाँ पे y² = 16 - x² आएगा और y हमें इस तरह से निकालेंगे 16 - x²। अब 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ताकि हमारा एक फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए 4 का स्क्वायर। अब जो फार्मूला अप्लाई होगा वो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होगी। वो फार्मूला इस तरह से है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। a² - x² का x/2 रूट वही आएगा, a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c है, लेकिन यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पे c लगाने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। फिर देखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करके। x का है तो सिंपल सा x²/2, यहाँ पे छोटा सा इंटीग्रेशन हो गया इसका, 0 से लेके 2√2 तक इसका लिमिट हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका 2√2 से लेकर 4 तक है और इस जगह हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे को देखिए x/2 रूट वही, तो यहाँ पे 16 - x² भी लिख सकते हैं। फिर a हमारा यहाँ पे a है 4 है तो 4 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a यानी 4 पुट करना है। फिर हमारी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। वैल्यू पुट करते हैं अपर और लोअर लिमिट की इसमें, तो किस तरह से आएगा देखिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद
पहले यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट तो 0 ही है तो 0 आ जाएगा, अपर लिमिट पुट कर लिया। फिर पहले हमने x की जगह यहाँ पे देखो इस x की जगह, इस x की जगह और यहाँ पे सब जगह 4 पुट किया है तीनों जगह, और उसके बाद 2√2 पुट किया है। और यूज़ करते समय अपर लिमिट की सारी वैल्यू लिखने के बाद माइनस का निशान लगाना है, फिर लोअर लिमिट की सारी वैल्यू रखनी है, जितनी जगह x है उतनी जगह। फिर कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट करके हम इस तरह से आंसर देखते हैं निकाल के, वो ये होगा। कंप्लीट वैल्यू आप रख के कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। सारे के सारे स्टेप वाइज आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए 8/2, फिर 2/2 हो गया 2, यहाँ पे 0, इसके बाद ये 8, 4/4 हो गया 1, साइन इनवर्स 1, इसके बाद √2, यहाँ पे देखिए 2√2 का स्क्वायर 8 होता है तो 16 में से 8 घटाएंगे, ये 16/2 हो गया साइन इनवर्स। ये देखिए 2 से ये 4 2 टाइम्स और √2 ऊपर रहेगा, और इस 2 को हमने √2 2 बार लिखा। इस तरह से हमारी कैलकुलेशन देखिए 4/2 हो गया, 8/2 हो गया 4, फिर ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 8 का 8 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होती है, माइनस √2 × √8, ये माइनस यहाँ पे भी लग जाएगा, इसका इसमें डिवाइड 8 टाइम्स, ये हो गया 8 साइन इनवर्स। देखिए √2 से √2 कट हो गया, कट होने के बाद 1/√2। अब हम इनकी वैल्यू लिखते हैं, 4 का 4, ये कैलकुलेट हो गया 4 पाई हो गया 4 पाई, √2 × √8 √16 हो गया। यहाँ देखिए 8 का 8 और साइन इनवर्स जो है 1/√2 45 डिग्री का होता है, π/4 का होता है, तो इसको कैलकुलेट करके ये हो गया 2 पाई। 4 का 4, 4 पाई का 4 पाई, √16 की वैल्यू 4 हो गई, और ये 2 पाई, ये 4 से 4 कट आउट हो गया, 4 पाई - 2 पाई हमारा रिजल्ट हो गया 2 पाई स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। बहुत इजी और अच्छा क्वेश्चन। एक दो और क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस यूनिट के, जो इस तरह से हैं। अब हम निकालते हैं दो परवलयों के बीच का क्षेत्रफल, दो पैराबोला जो कि y² = 4x तथा x² = 4y के रूप में है। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। y² = 4x का आपको डायग्राम इस तरह से ध्यान होना चाहिए, और x² = 4y का इस तरह से। दोनों का प्रतिच्छेदन किस बिंदु पे होगा, सबसे पहले ये ज्ञात करते हैं। इसके लिए इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या यहाँ कर रहा हूँ, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ देखो पावर 2 का 2 और 4y का स्क्वायर, x की पावर 4 यहाँ पे हो गया 16y²। अब ये y² हम यहाँ से ले लेते हैं, y² की वैल्यू 4x, तो ये 4x यहाँ पुट कर लिया, x की पावर 4 ये हो गया 64, इधर आ जाएगा = 0। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे x³ - 64 = 0। तब दो स्थिति आएगी, एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और दूसरा x³ - 64 = 0। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्यूब में प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 64 का क्यूब √4 होता है। इस तरह से हमें प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गया। एक तो 0 पर, ये मूल बिंदु पे ही कट रहे हैं, देखिए आप दोनों, जहाँ पे x 0 है, और जब x 0 है तो हम चाहे किसी भी इक्वेशन लिखेंगे तो y भी 0 हो जाएगा। दूसरी बार x आ गया 4, जो यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट को सीधा x एक्सिस पे देखें तो 4,0। y की वैल्यू की फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस तरह से ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ 4 पुट करके y की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं इसके एरिया की। इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया में देखिए, जिसे अभिष्ट क्षेत्रफल कहते हैं हम, क्या होगा अभिष्ट क्षेत्रफल इसका। इस डायग्राम में x एक्सिस की तरफ देखिए, जो ऊपर जो वक्र हैं उसका ध्यान देना है। दोनों की लिमिट सेम रहेगी, 0 to 4 y dx - 0 to 4। ध्यान रखना है यहाँ पे
माइनस होगा क्योंकि दोनों वक्रों का वैसे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है यहाँ पे, और दूसरा क्या है कि ये दोनों परिच्छेद होके ये इस तरह से हो रहा है। तो इनका जो वक्र ऊपर की साइड है, देखिए यहाँ पे ऊपर की साइड को इक्वेशन में से y हम सॉल्व करें तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे, फर्स्ट इक्वेशन है ये पैराबोला की, और ये हमें मिलेगा सेकेंड से। तो क्या वैल्यू है इसकी देखिए ज़रा, 0 to 4। ये y की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल रही है 2√x। अगर आप यहाँ पे y सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से होगा, और 2√x y की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन से। उसके बाद 0 to 4 से हम लिमिट लेनी है, और ये y की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी है। इसमें से अगर y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x²/4, ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट 2 हम बाहर रख लेते हैं। 0 से 4 तक x का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ और यहाँ पे 2/3। ये थोड़ा इंटीग्रेशन का आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1/4 बाहर रखें, x² का x³ 0 to 4। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह से आता है। तो इसको यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट की यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले अपर लिमिट 4, 0 रखने से 0 हो गया। दूसरी साइड भी अपर लिमिट 4 और 0 रखने से 0। अब देखिए 2, यहाँ पे 2/3 ऑलरेडी है, और 4 को हम 2⁻² लिखेंगे और इसके ऊपर पावर है 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। 1/4 या 4 का क्यूब 64/3। 0 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 का क्यूब हो गया 8, उससे पहले ये हो गया 4 × 8/3 माइनस इसका इसमें डिवाइड चला जाएगा 16/3। दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 32 - 16, 16/3 स्क्वायर यूनिट वर्ग इकाई। बहुत ही सिंपल और आसानी से इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। अब हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक, इसके बाद यूनिट नंबर 12, जो कि इंटीग्रेशन का ही एक और पार्ट है, अवकल समीकरण। नाम अवकल समीकरण है, इंटीग्रेशन के अलग अलग मेथड्स यूज होंगे, और अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो वो किस तरह से होता है, ज़रा इसको एक बार ध्यान से देखिए। अब हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड हमारा पृथक्करण विधि, सेपरेशन मेथड, जिसमें आपको एक अवकल समीकरण के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग x वाले टर्म x के साथ और y वाले टर्म y के साथ करके हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये पूरा का पूरा टर्म dy के साथ है जो यहीं रखा, ये पूरा का पूरा dx के साथ है। इस टर्म को हम राइट साइड भेज देते हैं। फिर देखिए dy = क्या रहेगा, -cos x - sin x dx sin x + cos x। जैसे सेपरेशन होता है यहीं से आपको इसका इंटीग्रेशन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप लिख के हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। dy हो जाता है y का। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस तो माइनस रहेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हम इसको t मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में समझा रहा हूँ, इस पूरे टर्म को हम t मान लेते हैं, तो हमें इसका अवकलन क्या प्राप्त होगा ये देखते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे समाकलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिसने हमें यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। देखिए इसका अवकलन cos x और cos x का होता है sin x। इस तरह से dt जो है cos x - sin x × dx के रूप में प्राप्त हुई है। ये पूरा का पूरा टर्म सेम है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो जाता है dt और ये t।
टी, ये हम मान लेते हैं। इस पार्ट को आप इसमें साथ में जॉइंट रखें। फिर देखिए 1/t का क्या होता है, log t प्लस सी। यानी यूँ कहें कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हर का अवकलन डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अंश हो यानी न्यूमरेटर हो तो उसकी वैल्यू होती है log हर, यानी कि log डिनोमिनेटर ही होगी। फिर देखते हैं हम इसकी वैल्यू पुट करके, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू वहाँ पे हमने क्या मानी है, sin x प्लस cos x प्लस c। ये ट्रांसफर इधर किया जाता है, इसको e के कन्वर्ट में भी किया जा सकता है। तो इस तरह से y का जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट मेथड है, सेपरेशन मेथड। इस मेथड के और भी क्वेश्चन हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, उसे तैयार करें। इस मेथड का यूज़ हमारे नेक्स्ट मेथड में भी होगा। तो किस तरह से अगला मेथड हमारा देखिए, तो अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को अलग करना है, जो कि प्लस या माइनस के फॉर्म में अगर हो जाए तो इसमें भी सेपरेशन मेथड रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए x माइनस वाई है या किसी क्वेश्चन में x प्लस वाई है, एक जैसे टर्म होंगे हर जगह, उससे हम t मान लेते हैं। फिर करते हैं इसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1 और y का हो गया dy बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ये पुट इस dy बाई डी एक्स की जगह करने पे क्या होगा, देखिए 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा क्या है, t बन चुका है अब प्लस 3, ये हो गया 2t प्लस 5। यहाँ कैलकुलेशन किस तरह से होगी, देखिए डी टी बाई डी एक्स माइनस का है, ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा। 1 माइनस टी प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 5 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन इस तरह से देखते हैं, माइनस टी माइनस 3 ये इस तरह से प्राप्त हो गया, 2t में से t माइनस कर देते हैं और हमें ये लास्ट सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार मिला है। यहाँ से हम अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे t और x के फॉर्म में। तो देखिए dx अकेला रहेगा, ये पूरा का पूरा टर्म t के रूप में है, इस वजह से ये dt के साथ चला जाएगा इस तरह से। फिर यहाँ पे t की पावर दोनों जगह सेम है, तो हम पहले तो डिवाइड करेंगे कि कितने टाइम डिवाइड जाता है इसमें, और उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो इसका डिवाइड देने पर देखिए इसका पूरा डिवाइड दे दिया 2t प्लस 5 में, 2 टाइम डिवाइड गया और 1 रिमाइंडर रहा। यानी हम इस टर्म को 2 जितने टाइम डिवाइड गया प्लस रिमाइंडर अपॉन जिसका हमने डिवाइड, इस रूप में लिख सकते हैं। तो हमारे अब dx की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी 2 प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 dt, ये पूरे टर्म के साथ। या हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dx, ये देखिए पूरा का पूरा ये इस तरह से रहेगा साथ में dt। तो इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट किस तरह से आगे होता है देखिए ज़रा, तो वो इस तरह से हो जाएगा dx 2 और 1 प्लस टी, 2 और 1 अपॉन 1 t प्लस 2 का सेपरेट इस तरह से हो गया, ये अलग अलग दोनों का। dx का इंटीग्रेशन x होता है, 2 है और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसको 2t लिखना है। और यहाँ देखिए t की ना तो पावर है ना यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो ये 1 अपॉन एज ए एक्स या एज ए टी ट्रीट करके इसको, इसका इंटीग्रेशन लॉग यही लिखना है प्लस सी। अब हम t की वैल्यू जो x माइनस वाई थी
वापस पुट करते हैं तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे से हल कीजिए इसको। इसके बाद हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में है समघातीय होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जैसे नाम से पता चला है समघातीय में पावर समान होती है, उनका अनुपात इस तरह से रहता है x की पावर 1 y की पावर 1। यहाँ जहाँ पे भी है ये पावर 1 है, जहाँ पावर 2 या 3 इक्वल रहेगा उनका जो है टोटल इक्वल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन का एक सिंपल और शॉर्टकट तरीका इस तरह से लेना है हमेशा। y यहाँ पे देखिए y ऊपर है तो y की जगह हमें vx लेना है। विक्स गले में खिचखिच है, उसे दूर करने के लिए विक्स का यूज करना है। और यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो वो होगी y/x। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यहाँ देखिए इसका अवकलन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। y का हो गया dy/dx, v को छोड़ के x का करेंगे 1 और x को छोड़ के v का करेंगे तो dv/dx, यानी कि ये dy/dx की जगह अब हमें ये पुट करना है इसकी जगह। तो कैसे इक्वेशन आएगी, देखिए इसकी जगह हम क्या कर रहे हैं v प्लस x dv/dx। उसके बाद इक्वल में देखिए y है, y को क्या लिखना है vx लिखना है, vx साइन y/x को y/x को डायरेक्ट v लिख सकते हैं। माइनस x को चेंज नहीं करना है, इस x को सेम रखा और साइन v, ये भी v बन गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। ये v हम ट्रांसफ़र कर लेंगे इक्वल के दूसरी साइड, और हमारा अब जो है ऊपर से पहले x कॉमन लीजिए, v साइन v -1 x साइन v, और जो v हमने ट्रांसफ़र किया वो माइनस का, x से x कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अवकलन का यहाँ पे पार्ट जो समाकलन में यहाँ एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, देखो ये इससे इंटू हो जाता है v साइन v -1 माइनस v साइन v, तो यहाँ पे v साइन v से v साइन v कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक शॉर्ट फॉर्म में 1/v साइन v प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेपरेशन करते हैं, जो हमारा पहला मेथड था पृथक्करण। उसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे होता है देखिए ज़रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है ये। इसमें आपके सेपरेशन मेथड का वापस यूज हो रहा है। तो सेपरेशन में देखिए v के साथ v का टर्म आ जाएगा यहाँ पे साइन v dv, और ये dx के अपॉन में x, इस तरह से माइनस dx/x। या इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन v का माइनस कॉस v होता है, माइनस 1/x का log x होता है प्लस c। इस तरह से हमें यहाँ पे v की वैल्यू वापस पुट करने के बाद आंसर प्राप्त हो जाता है। ये हमारा इस तरह का आंसर आ गया है। इसके बाद देखिए वैसे यहाँ जो C है, ये C स्वेच अक्षर कहलाता है। यहाँ पे हम C की जगह, जैसे ये टर्म अगर log में है तो हम यहाँ log C भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे ये माइनस की वजह से सबका निशान बदलने के बाद इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। x ये हो गया माइनस का log c, और log का जो फॉर्मूला होता है log a माइनस log b का, तो log a/b। इस तरह से log जब इधर ट्रांसफ़र हो तो बेस e में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ x/c, और ये c इसके मल्टीप्लाई में आ जाता है। उसके बाद हमें x की वैल्यू इस तरह से प्राप्त हो जाएगी, c इसके साथ e
के साथ सी ई की पावर कॉस वाई बाई एक्स, ये लास्ट सॉल्यूशन है। वैसे यहाँ तक भी उत्तर हमारा निकाला गया है, वो भी राइट ही है। आगे देखिए, हम एक और इम्पोर्टेंट मेथड की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो एक्सरसाइज 12.17 का है। इसमें डायरेक्ट सेपरेशन किया नहीं जाता है, सेपरेशन का एक मेथड चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पृथक्करण के अलावा जो समघाती है टर्म उसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो किस तरह से, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें कंडीशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, उसको राइट साइड भेजने के बाद हमें इस तरह की स्थिति मिलेगी। ये पूरा का पूरा पार्ट राइट साइड गया, माइनस का हो गया। यहाँ कंपैरिजन करें एक्स के गुणांक की, तो ये ए डैश 3/2, ये बी और ये बी डैश 2/3। 3/2 और 2/3 इक्वल नहीं है, इसलिए ए अपॉन ए डैश बी अपॉन बी डैश इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं होने की स्थिति में हर बार x की जगह कैपिटल X प्लस एच और y की जगह कैपिटल Y प्लस के मानना है। अगर ये इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे हमें जो इक्वल पार्ट है वो कॉमन लेके इसको सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, जो हमने एक क्वेश्चन किया भी था x माइनस वाई, जिसको हमने t माना था, उस तरीके से हो जाएंगे। कब? जब ये इक्वल हो। इक्वल नहीं होने पे ये कंडीशन है। अब हम क्या करते हैं, जो x है और y है जिसकी जगह हमने ये वैल्यू मानी है, वो वहाँ पे देखो 3x की वैल्यू प्लस 2y की वैल्यू माइनस 5, 2x 3y माइनस 5। अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये 3x, ये रहा 3x, इसके साथ लिखना है 2 कैपिटल का y, ये दोनों। फिर ये 3h स्मॉल में और 2 के माइनस 5, ये पार्ट सेपरेट रखना है, ये पूरा साथ में रखना है। यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए 2x 3y ये हो गया, और दूसरा पार्ट इस तरह से है 2h प्लस 3k माइनस 5। जब हम इस पार्ट को जो हमने सेपरेट किया है इसको 0 बना देते हैं तो ये देखिए समघात बन जाता है। तो समघात बनाने के लिए इन दोनों पार्ट को हम 0 ले लेते हैं, इसके इक्वल 0 ले लेते हैं दोनों के, जिससे हम h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दोनों इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k की वैल्यू क्या आती है वो थोड़ा देखिए आप। एक विशेष बात की, जब हमने x की जगह कैपिटल X प्लस h और y की जगह कैपिटल Y प्लस k माना, तब ये स्थिति ध्यान रखें, dy बाई डी एक्स कैपिटल dx और कैपिटल dy, यहाँ पे dy अपॉन dx इस तरह से रहेगा। तो ये पूरा का पार्ट यहाँ पे कैपिटल Y अपॉन कैपिटल dx में लिखा जाएगा इस तरह से। फिर हम यहाँ पे इक्वेशन जिसे आप सॉल्व करके h की वैल्यू 1 और k की वैल्यू v1 प्राप्त करेंगे, और फिर हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे पार्ट को तो 0 मान ही चुके हैं, ये हमारे इस तरह से आएगा 3x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y। यहाँ हम क्या करते हैं, कैपिटल Y की जगह कैपिटल Vx मानते हैं, जिससे हमें ये इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, कैपिटल X के रेस्पेक्ट में, v छोड़ा x का 1, x छोड़ा तो v का हो गया dv बाई dx इस तरह से। फिर देखिए आगे, तो कंटिन्यूशन में इसका कैपिटल dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पुट करने पर -3, देखो y की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, vx, यहाँ से x कॉमन आ जाता है, x कट, और ये v ट्रांसफ़र होके माइनस में चला जाता है। जैसे हमने सेपरेशन में किया था, जो समघातीय वाले क्वेश्चन किए थे, उसी तरह से हमें यहाँ पे इसमें अप्लाई करना है। ये देखिए -3 -2v, यहाँ से ये हो गया -2v -3v स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए अंत में, बहुत ही आसान है ये। उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जो हमने समघातीय वाले में की थी। सेपरेशन के बाद देखिए
यहाँ पे पहले तो ये कैलकुलेट हो गया, सब में से माइनस कॉमन 3v², 2v 4v हो जाए माइनस के, लेकिन माइनस कॉमन है इसलिए ये 4v प्लस का और ये 3v प्लस का अपॉन 2 + 3v। यहाँ पे v वाला पार्ट v के साथ और x का पार्ट x के साथ करने पे देखिए ये पूरा ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा dv। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में ज़रा ध्यान दीजिए, इस पार्ट में जो हर है डिनोमिनेटर है उसको t मान के कैलकुलेट करते हैं पहले v के रेस्पेक्ट में 6v + 4, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 3v + 2, ये दिया 3v + 2। तो इस तरह से हमें 2 + 3v, इसको आगे पीछे भी हम करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया dt/2 में। इस पूरे को t मान चुके हैं, t रहेगा अपॉन में, तो इक्वल में dx/x 1/2, ये हो गया log t माइनस log x माइनस का, और जब सब log हो तो हमारा स्वेच्छ अचर यानी कि कांस्टेंट भी log में रहना है। ये जो 2 हैं वो इस तरह से हो जाएगा, देखिए क्रॉस में इनटू हो जाएगा यहाँ पे, और हम इसे c/x लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे पार्ट आगे log t, ये पावर बन जाएगा, इसकी पावर लग जाएगी इसके c²/x², log से log हट के t की वैल्यू हमें इस तरह से प्राप्त हुई। इसके आगे देखिए जो प्रतिस्थापन हमने किया था t का, वो वापस रखते हैं t की वैल्यू। फिर हम यहाँ पे x² t के साथ ले आते हैं = c, ये कांस्टेंट है, और इस t की वैल्यू 3v² + 4v + 3 t की जगह पुट कर लेते हैं, x² एज इट इज़ = देखो ये स्वेच्छ अचर है, c² को c भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3v की वैल्यू है कैपिटल Y/X, इस v की जगह भी वही लिखना है प्लस 3x²। यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करने के टाइम x² रहकर इसका एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 3y² प्लस x से एक x कैंसिल आउट हो गया, दूसरा x से इंटू हो गया, तो 4xy, और यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे x² का इससे डायरेक्ट इंटू हो जाएगा 3x²। अब हमारा यहाँ x² से ये x² कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद देखिए कैपिटल Y कैपिटल X, ये वैल्यू हमें स्टार्टिंग में वापस जो हमने माना था स्मॉल x की जगह कैपिटल X + h, तो यहाँ से कैपिटल X की वैल्यू आएगी स्मॉल x - h, और h और k हम दोनों 1 प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए कैपिटल X की जगह लिखना है x स्मॉल x - 1, और कैपिटल Y की जगह लिखना है स्मॉल y - 1। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल Y की जगह स्मॉल y - 1, ये कैपिटल X है, x - x, y - y, x - x = c। ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी है, अभ्यास करते रहें, बारंबार इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक जिससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, रैखिक अवकल समीकरण। यह अवकल समीकरण का पार्ट है, यहाँ पे लीनियर है, जिसमें आपको 2 फॉर्म ध्यान रखनी है, dy/dx py = q, या फिर dx/dy px = q। कोई भी क्वेश्चन इन दोनों फॉर्म में होगा। जैसे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए पूरे इस इक्वेशन के अंदर y की पावर 1 है, x की पावर तो 2 भी है, कभी सिंगल पावर भी है, लेकिन y की पावर 1 है, इसलिए ये हमारा इस फॉर्म से कंपेयर होगा, इस फॉर्म से तुलना करेंगे हम इसकी। उससे पहले थोड़ा सा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए देखिए dy/dx के साथ क्या है 1 + x², तो 1 + x² का सब में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला यही टारगेट है हमारा, इसको इस रूप में कन्वर्ट करना, 1 + x² का दोनों ओर भाग देने पर, तो ये पार्ट कट गया।
हमारे पास अब इस तरह की स्थिति आ गई है। यहाँ पे देखिए 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ y और ये पार्ट एज इट इज रहेगा। अब हम इसकी तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करना है हमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो देखिए dy बाई डी एक्स की जगह dx प्लस का y का कोफिशिएंट p है, इसका मतलब हमें p की वैल्यू यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू ये इस तरह से प्राप्त होगी। जो हमारे p की वैल्यू होती है उसको हम वहीं पे इंटीग्रेट कर देना है, ये ध्यान रखें क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पी डी एक्स की वैल्यू किस तरह से आएगी? देखिए इंटीग्रेशन इसका बहुत ही आसान है। अगर यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो 1 प्लस 1 का तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये रहा 2x, ये ऊपर पड़ा है। तो किसी भी फंक्शन के अंदर अगर हर का अवकलन अंश हो जाए तो उसको हम लॉग हर लिखते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो हम यहाँ पे एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यूज़ करेंगे IF में, समाकल गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। किस स्थिति में? जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो। अगर इक्वेशन इस फॉर्म होगी तो यहाँ पे p dy होगा। तो IF इक्वल टू ई की पावर, अब ये पी डी एक्स हम सॉल्व कर चुके हैं, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग और ई आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका समाकल गुणक 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब क्या करना है? अब इसको याद रखने की एक बहुत सिंपल ट्रिक, हमें 2 टाइप के क्वेश्चन अपने आप से दोहराने हैं। क्या दोहराना है? YIF, y इंग्लिश में लिखते हैं y, हिंदी में इसको क्यों कहते हैं। मैं ये y को ये y लिख रहा हूँ और ये q को q लिख रहा हूँ, ये थोड़ा ध्यान दें। तो YIF, इसको QIF, उसी क्वेश्चन को दोहराना है। इंग्लिश का y, हिंदी में q लिखना, ये y और ये q है, या इंटीग्रेशन का निशान लगाना है dx के रेस्पेक्ट में। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं IF की, तो हमारे पास इस तरह से स्थिति आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगी क्यू की वैल्यू। IF 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद हमारा सॉल्यूशन किस तरह से रहेगा? देखिए y 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। दूसरी साइड देखिए बहुत ही छोटा सा अब फलन बन चुका है, 4 अपनी जगह पे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, और यहाँ से अगर हम y अकेला करें या y को सेपरेट करें तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छी ट्रिक से ये इसको सॉल्व करें। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं, इस रूप में भी है और इसका एक और वर्जन है, उसको भी आप अभ्यास करें। प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट करें। एग्ज़ाम आपके बहुत ही नज़दीक है, 1-2 दिन का वक्त बचा है, निरंतर अभ्यास करते रहें। आपको थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है इसमें तो उसको कवर कीजिए, अपना प्रैक्टिस बनाए रखें, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। एग्ज़ाम में आपका अच्छा पेपर हो, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।